Good morning, students. I welcome you to RPS online classes today, and I hope that you all are fine, you all are safe at your homes. Students, today we are going to resume our lesson Poets and Pancake. In our previous class, we talked about some part of this lesson, and that video was uploaded and that video was sent to you. Today again we are starting it, and I hope that today it can be finished and you can go through the complete lesson actually. So up to here we had read, up to here we had read, up to here we had read how uh, this person means the storyteller, or we can say the author. Who is the author? Who is the author? Author is Ashok Mitran. Ashok Mitran tells that office boy used to come to his office and he used to tell him that he was wasting his talent and he should find some more and some good opportunity and he should go somewhere else. So at this point, he used to wish that there should be a crowd shooting. It is here. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing sort of it could save me from his epics. His means कौन? ऑफिस बॉय. तो ऑफिस बॉय उसको कहानियाँ सुनाता रहता था, आके बोलता रहता था. तो जब ऑफिस बॉय उसके पास आता तो वो ये उम्मीद करता कि ऑफिस बॉय के लिए एक क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी चीज़ उसको उससे बचा नहीं सकती थी. केवल क्राउड शूटिंग ही बचा सकते, क्योंकि क्राउड शूटिंग के टाइम पे ऑफिस बॉय जो है क्राउड शूटिंग में बिजी हो जाता था. सो यहाँ तक हम रीड कर चुके थे. अब इससे आगे चलते हैं. इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect was due to Kottamangalam Subbu. भाई इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? भाई हर बार जब भी हम किसी को देखते हैं, कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, दुखी होता है, तो वो किसी न किसी आदमी को ज़रूर दोषी ठहराता है ना. उसका एंगर डायरेक्ट होता है किसी न किसी आदमी के लिए. या तो ओपनली किसी को कहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, या कवर्टली मीन्स सीक्रेटली, या इनडायरेक्ट, इसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली, है ना. कवर्टली मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली. और ये आदमी जो था ऑफिस बॉय, ये डायरेक्टली किसको जिम्मेदार ठहराता था अपने, किसके लिए? ही वॉज कन्विंस्ड. कौन कन्विंस था? ऑफिस बॉय. कि इसके जो वूज यानी समस्याएं हैं, इग्नोनमिटी जो पीड़ा तकलीफ है, नेगलेक्ट उसको जो ना कोई वैल्यू नहीं मिलती है, नेगलेक्ट किया जाता है, ये सब किसकी वजह से था? कोट्टामंगलम सुब्बू की वजह से था. और ये कौन मानता था? ऑफिस बॉय मानता था. सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़. अब आप समझ सकते हैं नंबर 2 की पोजीशन क्या होती है. सुब्बू वॉज नंबर 2 एट द स्टूडियो एक्चुअली. ही कुडंट हैव हैड अ मोर एंकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. वो उतना बड़ा है ना, इतनी बड़ी एंकरेजिंग ओपनिंग नहीं हो सकती थी उसकी, जितनी किसकी हो सकती थी? हमारे ग्रोन अप ऑफिस बॉय की हो सकती थी, जो कि अब बड़ा हो चुका है. ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स. उसको और ज़्यादा अनसर्टेन और डिफ़िकल्ट टाइम्स फेस करने पड़ते. फॉर वैन ही बिगैन हिज करियर, जब उसने करियर शुरू किया. देर वर, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया, देर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़. कोई भी इस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी या स्टूडियो नहीं था जो फिल्में बनाता हो, है ना. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. आवर बॉय मतलब ऑफिस बॉय. वो कहना चाहता है कि हमारा जो ऑफिस बॉय है उससे आगे नहीं निकल सकता सुब्बू, अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की. यानी एजुकेशन में भी कौन ज़्यादा है? ऑफिस बॉय ज़्यादा है. ठीक है. सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण. लेकिन चूंकि उसका जन्म कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था. अ वर्च्यू इंडीड, और इसको अच्छी बात माना जाता है. जिसका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में होता है तो वो तो जन्म से सम्मानित होता है, इसको एक गुण माना जाता है. ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन. शायद उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिला, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, है ना. ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली किसके लिए? एफ्लुएंट सिचुएशन के लिए. एफ्लुएंट सिचुएशन क्या होती हैं? ज़्यादा बढ़िया मौके. एक्सपोजर होता है एक तरीके से किसी को ज़्यादा हम जो ना मौका देते हैं,
और एफ्लुएंट सिचुएशंस का मतलब है ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो, ऐसे जिसको बेटर स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिले। एक्चुअली आप एक गांव से हैं तो आपको शायद एक उस स्टेज पर पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा जिस स्टेज के ऊपर पहले से ही किसी नेता या किसी एक्टर का बेटा जिस स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है। तो यही कुछ वो कहना यहाँ पे चाहता है। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा चेयरफुल लगता था। कौन? सुब्बू। आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन फ्लॉप फिल्म्स, अगर वो फ्लॉप फिल्म भी दे देता तो भी वो खुश रहता था। कौन? सुब्बू की बात हो रही है ना, सुब्बू की बात हो रही है। पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, हर किसी के लिए उसके पास काम था। ही कुड नेवर डू समथिंग डू थिंग्स ऑन हिज ओन, खुद से नहीं कर सकता था, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल। लेकिन उसकी जो सेंस ऑफ लॉयल्टी थी, यानी वो सारे काम अगर खुद करता तो क्या होता है, शायद उसको बहुत वक्त लगता अपने बॉस तक पहुंचने में, लेकिन उसकी जो लॉयल्टी थी, सेंस ऑफ लॉयल्टी, अपने दो बॉस के प्रति जो वो इतना ज़्यादा लॉयल था, ईमानदार था, उसकी वजह से जो है ना वो आइडेंटिफाई हो गया, बॉस ने उसको नंबर 2 मान लिया। एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, अपनी पूरी क्रिएटिविटी को, है ना, अपनी पूरी टैलेंट को किसके लिए उसने यूज़ किया? अपने प्रिंसिपल यानी कि बॉस के एडवांटेज के लिए। बॉस कौन है यहाँ पे? एस वासन है। मैंने आपको बताया था एस वासन ने जेमिनी स्टूडियोज़ खोला था। कब खोला था? 1940 में। ठीक है। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। कौन था टेलर मेड फॉर फिल्म? सुब्बू, जो ना फिल्मों के लिए टेलर मेड था। हियर वॉज अ मैन हु कुड नॉट बी हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। ही वॉज अ मैन, वो ऐसा आदमी था जो हमेशा इंस्पायर्ड रहता था, उसको कभी भी कमांड किया जा सकता, कभी भी उसको ऑर्डर दिया जा सकता था, वो हमेशा तैयार रहता। A rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say. अगर प्रोड्यूसर उससे पूछता कि भाई एक रेट है, रेट और टाइग्रेस की फाइट होनी है, पानी के अंदर होनी है, और रेट टाइगर को मार देता है, लेकिन उसके बच्चों पे, कब्स जो है ना, उसके छोटे छोटे बच्चों पे उसको दया आ जाती है। किसको आ जाती है? रेट को दया आ जाती है। फिर वो उनको पालता पोसता है। अब वो प्रोड्यूसर कहता, डायरेक्टर कहता कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सीन कैसे करूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो क्या होता? सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वेज, 4 तरीके से, ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग्स। विक्टिम्स मतलब पीड़ित, यानी विक्टिम यहाँ पे कौन है? टाइग्रेस, जिसको मार दिया है। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे, यानी तुरंत वो प्लानिंग ले आता, 4 तरीके बता देता कि किस तरीके से रैट जो है ना, टाइग्रेस जो कि मर गई है, उसके बच्चों को लव एंड अफेक्शन कर सकता है। गुड, प्रोड्यूसर कहता गुड, बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। इट इज़ इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट, 1 मिनट में सुब्बू वुड से कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स, और 14 मोर सोल्यूशन ले आता, तरीके ले आता, यानी हर चीज़ पे, हर उस पर वो तैयार रहता है उसकी मदद करने के लिए। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। फिल्म मेकिंग जो है ऐसे आदमी के साथ में, सुब्बू जैसे आदमी के लिए बहुत ईजी हो जाएगी अगर सुब्बू जैसा आदमी आसपास हो तो। एंड इफ एवर देर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज़, अगर कोई आदमी था जिसने जेमिनी स्टूडियो में लोगों को डायरेक्शन दी, वो जेमिनी स्टूडियोज़ को एक डेफिनेशन दी, वो कौन था? ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, अपने सबसे गोल्डन ईयर्स में। किसके गोल्डन ईयर्स में? जेमिनी स्टूडियोज़ के अच्छे दिनों में, गोल्डन ईयर्स में। तो इट वाज सुब्बू, और सुब्बू ही था जिसने पूरे जेमिनी स्टूडियोज़ को गाइड किया, पूरे जेमिनी स्टूडियोज़ को एक डेफिनेशन दी, एक पहचान दी, वो सुब्बू था। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, लेकिन सुब्बू केवल एक्टर नहीं था, उसकी एक और पहचान थी, आइडेंटिटी थी, पोएट के रूप में। दो ही वॉज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, हालांकि वो कैपेबल था और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अच्छी क्वालिटी की और हायर फॉर्म्स में पोएम्स लिखने के लिए। ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस इस पोइट्री टू द मासेस, लेकिन उसने जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझ के ये डिसीजन लिया, चुना कि उसकी जो पोइट्री होगी वो मासेस यानी पब्लिक के लिए होगी, जनता के लिए होगी, उसमें वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। ही सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, उसकी जो सक्सेस थी फिल्मों में उसने ओवरशैडो कर दिया। ओवरशैडो करने का मतलब क्या होता है?
और ज़्यादा किसी चीज़ को दबा लेना। ड्वार्फ करना क्या होता है, किसी का कद छोटा कर देना। हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, लिटरेरी मतलब उसके जो पोएटिक, उसके जो अचीवमेंट्स थे, क्योंकि वो एक कवि था, कवि के तौर पे उसके जो अचीवमेंट्स थे, एक पोएट के तौर पे जो उसके अचीवमेंट्स थे, वो सारे के सारे ओवर शेडोड हो गए, वो पीछे रह गए। कौन से टैलेंट के सामने? फिल्म के सामने, फिल्म मेकिंग के सामने, एक्टिंग के सामने। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा उसके क्रिटिक्स मानते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने स्टोरी पोएम्स लिखी ओरिजिनल, इन फोक रेफरेन एंड डिक्शन, है ना। फोक मतलब होता है लोकल, जो स्टाइल होता है लोकल स्टाइल में, लोकल लैंग्वेज में उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, एक नॉवल भी लिखा उसने। नॉवल का नाम क्या था? थिलाना, दिस वॉज द नेम ऑफ द नॉवल, इट इज़ थिलाना मोहनम्बल, थिलाना मोहनम्बल, ये उन्होंने एक नॉवल लिखा विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एच कैरेक्टर्स। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। डेफ्टली एच्ड मतलब बहुत बढ़िया से कैरेक्टर्स को, पात्रों को गढ़ा था उसने, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे उसमें कैरेक्टर्स थे। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. उसने उसमें क्या लिखा था इस नॉवल के अंदर? जो अर्ली 20th सेंचुरीज़ की थी। अर्ली 20th सेंचुरीज़ का मतलब क्या है? जब 1900 स्टार्ट हो गया तो इसके बाद में क्या स्टार्ट हो गया? 1900 के बाद में 20वीं सदी, 20th सेंचुरी स्टार्ट होगी। तो इसकी स्टार्टिंग के जो साल थे उनमें देवदासीज का क्या मूड था, देवदासीज के बारे में उसने वो नॉवल लिखा। अभी देवदासीज क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देवदासीज जो है केरल में या साउथ इंडिया के अंदर इस तरीके का एक हम उसको ट्रेडिशन कह सकते हैं, जिसके अंदर गर्ल्स को मंदिर में छोड़ दिया जाता था या भगवान के साथ, मूर्ति के साथ उनकी शादी कर दी जाती थी और क्या कहा जाता था कि वो अब पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी वो मंदिर में लगाएगी भगवान की सेवा में। तो ये एक बुराई थी, सामाजिक बुराई थी, आज भी है वहाँ पे, लेकिन आज बहुत कम है। तो उनके बारे में उसने लिखा अपने नॉवल के अंदर। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स। एस्पायर्ड मतलब डिज़ायर करना, इच्छा करना। लीड रोल्स कभी नहीं चाहता था, बट वाट एवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड, जो भी सब्सिडियरी रोल, छोटा मोटा रोल उसने किया, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, ही परफॉर्म्ड बेटर दैन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। उसने वो रोल किया तो जो मेन जो एक्टर थे उनसे भी बढ़िया रोल किया। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस। जेन्युइन लव था वो किसके लिए? जो भी जिससे भी वो मिलता, जिसको भी मिलता, जिससे वो उसका जानकार होता या उसका रिलेटिव होता, मिलता, उसकी मदद करता। हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस, उसका घर जो है परमानेंट रेजिडेंस हो गया था ऑफ डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंस। पास और दूर के उसके रिलेशंस में से आए लोग, एक्वेंटेंस जानकार, ये उसके घर पे आए रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, it seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। बहुत से लोगों को क्या कर रहा था? फीड यानी खिलाना, फीड कर रहा था और सपोर्ट भी कर रहा था, उन लोगों को मदद कर रहा था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, है ना। सच अभी चैरिटेबल क्या होता है? चैरिटेबल वो होता है जो दूसरों की मदद करता है, पैसा खर्च करता है दूसरों के ऊपर। एंड इम्प्रोविडेंट मतलब जो पैसे को बहुत खर्चीले तरीके से रखता है, मीन्स ही डजंट इवन सी हिज ओन रिक्वायरमेंट्स, किसी भी चीज़ पे खर्च कर देना, ऐसे बंदे को इम्प्रोविडेंट मैन बोलते हैं। तो चैरिटेबल क्यों था? सबकी मदद करता था। इम्प्रोविडेंट क्यों था? क्योंकि सब पे पैसा खर्च करता था। एंड येट ही हैड एनिमीज, उसके भी दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या ये इस वजह से था कि उसके दुश्मन है? क्या इस वजह था कि वो बहुत अपने बॉस के करीब था, इंटीमेट था? और वॉज इट हिज जनरल डेमिनियर, डेमिनियर मीन्स बिहेवियर, क्या उसका ये जनरल बिहेवियर था, उसका नेचर ऐसा ही था? दैट रिजेंबल्ड साइकोफेंट्स, साइकोफेंट होता चापलूस आदमी, कि उसका बिहेवियर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बिहेवियर एक साइकोफेंट के बिहेवियर से मैच करता था। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या वो हमेशा हर चीज़ के बारे में नाइस थिंग्स बोलता था, कभी भी बुरी बात नहीं कहता था, कभी किसी में कमी नहीं निकालता था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता था। केस चाहे कोई भी हो, इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक आदमी था, ये आदमी कौन? ऑफिस बॉय, है ना, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर।
हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए बुरी से बुरी चीज़ें विश करता था, यानी बुरे से बुरा चाहता था। वो कौन था? ऑफिस बॉय, क्योंकि ऑफिस बॉय ही ये सोचता था कि सुब्बू की वजह से वो आगे नहीं जा पाया। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance rules, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer. He was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. जिसकी सुब्बू का नाम कहाँ पे था? उसका जो नाम था वो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर उसका नाम चलता था। यानी अटेंडेंस रोल का मतलब क्या है? उसकी अटेंडेंस कहाँ लगती थी? एक डिपार्टमेंट था अलग से, स्टोरी डिपार्टमेंट, यानी मेकअप डिपार्टमेंट के अलावा एक स्टोरी डिपार्टमेंट था जिसके अंदर एक लॉयर था एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। उसमें बहुत सारे राइटर्स और पोइट्स भी थे। यानी मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर मेकअप मैन थे, तो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर राइटर्स एंड पोइट्स थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नॉन एज अ लीगल एडवाइज़र। लॉयर जो था वो ऑफिशियली उसका जो डेजिग्नेशन था वो क्या था? लीगल एडवाइज़र। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, यानी उसको हर कोई अपोजिट कहता था। अपोजिट मतलब था लीगल एडवाइज़र, उसको कहते थे इलीगल एडवाइज़र। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। एक बहुत ही टैलेंटेड क्या थी? एक्ट्रेस थी। और एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल मतलब थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड सी हो जाती है जब आदमी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। एक बार क्या हुआ, ब्लू ओवर मतलब उसको गुस्सा आ गया सेट्स के ऊपर ही, शूटिंग के दौरान सेट्स के ऊपर ही उसको गुस्सा आ गया। वाइल एवरीबडी स्टूड स्टन, जब सभी के सभी स्टंड थे, स्टंड मतलब सरप्राइज थे, एकदम से उसने गुस्सा किया। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, लॉयर ने क्या किया? चुपचाप से एक जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था वो ऑन कर दिया। यानी कि वो जो एक्ट्रेस थी वो कुछ कह रही थी, गुस्से में कुछ बोल रही थी बॉस के बारे में, एस एस वासन के बारे में या स्टूडियो के बारे में, जैसे गुस्से में आदमी बोल देते हैं परेशान होके। तो व्हाट ही डिड, उसने विदाउट नोइंग ऑफ द एक्ट्रेस ही स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एंड रिकॉर्डेड हर वॉइस, उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया जो कुछ ने कहा। व्हेन द एक्ट्रेस पोज्ड फॉर ब्रेथ, और जब वो एक्ट्रेस रुकी, पोज्ड मतलब सांस लेने के लिए, जैसे ही द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उसको कहा कि 1 मिनट प्लीज़, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। यानी वो जब गुस्से में कुछ कह रही थी, बोल रही थी, और वो बोल के जैसे ही रुकी, लॉयर ने कहा कि 1 मिनट रुको, और उसकी रिकॉर्डिंग वापस से उसने चला दी। यानी वो जो कुछ उसने कहा था सारा रिकॉर्ड हो गया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. There was nothing incriminating or unmentionably foul, यानी एक्ट्रेस की तरफ से कुछ गलत नहीं था। उसका जो गुस्सा था टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर के ऊपर एक्ट्रेस ने गुस्सा उतारा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग नहीं था, कुछ भी उनकी द्वेष की भावना नहीं थी, नाराज़गी नहीं थी। एक्चुअली वो अपनी जगह पे सही थी against the producer, but when she heard her voice again through the sound equipment, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ दोबारा से सुनी, रिकॉर्डिंग आवाज़ दोबारा से सुनी, she was struck dumb, एकदम से वो बड़ी सरप्राइज रह गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो एक थोड़ा सा रूरल, कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया होता है, गाँव का एरिया होता है, छोटे शहरों का एरिया होता है। तो अ गर्ल फ्रॉम रूरल या कंट्री साइड, शी हैडन गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस, और वो उसको इस तरह के एक्सपीरियंस थे नहीं जैसा कि हुआ उसके साथ में। ये वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस उसके साथ हुए नहीं थे क्योंकि वो नई नई एक्ट्रेसेस थी, टैलेंटेड थी, लेकिन वो अनुभवी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं थी। दैट जनरली प्रीसीड्स अ पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटेपल्टेड इनटू। इस लाइन को समझने की कोशिश करो कि वो एक लड़की थी कंट्री साइड से, और वो स्टेज के ऊपर उन स्टेजेस के थ्रू नहीं गुजरी थी। वर्ल्डली एक्सपीरियंस यानी जिस तरीके की पोजीशन उसको मूवी में मिली थी, जिस तरीके की उसको पहचान मिली थी, जिस तरीके का उसको मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, ऐसे मौके तक पहुंचने के लिए जनरली क्या होता है,
दैट जनरली प्रिसीड्स, मतलब बहुत कुछ इंसान को सहना पड़ता है। जो पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापल्टेड इनटू, मतलब जो अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई थी, जिस लेवल की उसको मौका मिला था, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ जो है ना सहना पड़ता है। लेकिन चूंकि वो एक गांव से थी और उसने इस पोजीशन पे आने से पहले बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, यानी उतना संघर्ष नहीं किया था, लोगों को देखा नहीं था, लीगल एडवाइज़र जैसे लोगों को देखा नहीं था, उन लोगों को नहीं देखा था जो एक तरीके से ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो वो तो सीधा उसका मौका मिल गया। चूँकि वो एक गांव से थी इसलिए वो इस पूरी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई। इस चीज़ को कुछ ऐसे भी समझने की कोशिश करो। सपोज़ आप एक जो ना रूरल एरिया से आप एक एक्टर हो, ठीक है, आपको किसी मूवी के अंदर और बढ़िया सा रोल मिले, ठीक है। अब एक तो आप सीधा इस रोल तक पहुंच जाए अपने टैलेंट की वजह से, तो इस रोल तक पहुंचने के लिए बाकी के जो लोग हैं उन्होंने किसी ने बहुत संघर्ष किया होता है। यानी जनरली तो यहाँ तक पहुँचने में, मेन रोल मिलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एक छोटे शहर के आदमी को अगर वो डायरेक्टली मिल जाए तो उसके साथ रिस्क भी जुड़ जाता है, क्योंकि उसको वो सारा अनुभव नहीं है जो एक ऐसे आदमी को जिसने बहुत संघर्ष किया है। यही उसके साथ हुआ, उसको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। वो एक छोटे शहर की थी और जिस तरह की पोजीशन में वो कैटेपल्टेड इनटू का मतलब समझो, कैटेपल्ट क्या होता है, एक गुलेल होती है, जैसे गुलेल के अंदर हम कंकड़ से फेंकते हैं किसी को, तो एक्चुअली शी वॉज कैटेपल्टेड इनटू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एकदम से उसको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। और उस दिन जो टेरर, जो डर उन्होंने महसूस किया, जो घबराहट महसूस की वहाँ पे एक साथ उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जो उसके साथ हुआ, उसके बाद में कभी भी वो रिकवर नहीं कर पाई। दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। और एंड हो गया एक बहुत ही छोटा, ब्रीफ और ब्रिलियंट, शानदार एक्टिंग करियर का। द लीगल एडवाइजर हु was also a member of the story department had unwittingly brought about that sad end। और ये जो लीगल एडवाइज़र था, जो कि मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट था, अनविटिंगली मतलब अनजाने में उसने उस लेडी के करियर को का एक सैड एंड कर दिया, एक तरीके से अंत कर दिया। इट वॉज अ सैड एंड बिकॉज ऑफ हिम। While every other member of the department wore a kind of uniform, डिपार्टमेंट का हर मेंबर एक तरीके से यूनिफॉर्म पहनता था। क्या पहनता? खादी धोती होती थी विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। क्या होता था? एक तो खादी धोती पहनते थे विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड धोती, थोड़ी सी ओवरसाइज्ड बड़ी होती थी, एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और एक खादी की ही शर्ट होती थी, कुर्ता कह लो या शर्ट कह लो, खादी की ही, है ना। क्लम्सली टेलर्ड मतलब एक तरीके से बड़े बेतरतीब तरीके से सिली हुई। द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड अ टाई। लेकिन लीगल एडवाइज़र क्या पहनता था? एक पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट, कभी कभी कोट पहनता था, दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। जैसे वो कोट ऑफ मेल का मतलब होता है जैसे वो ट्रेन के टीटी कोट पहन लेता है, या जैसे वो मेल भेजने वाले जो ना कोट पहन लेते हैं, जैसे जो पोस्ट ऑफिस के जो होती हैं लेटर्स को भेजने वाले होते हैं, वो लोग कोट पहन लेते हैं इस तरीके से, ऐसा वो कोट पहनते। तो क्यों उसको इलीगल एडवाइज़र कहते हैं? देखो ध्यान से, बाकी सब क्या पहनते हैं? खादी, खादी की शर्ट पहनते हैं, खादी की धोती पहनते हैं। ये क्या पहनता है? कोट और पैंट्स पहनता है ना। और कभी कभी वो कोट ऑफ मेल लगता है, कोट ऑफ मेल्स, है ना। डाकिए कुछ पहनते हैं, कुछ इस तरीके का लगता है, तो हो गया ना उल्टा, यानी इलीगल एडवाइज़र हो गई, इसलिए उसको इलीगल एडवाइज़र बोलते थे। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस। कभी कभी वो अकेला दिखता था, हेल्पलेस। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। बिल्कुल कोल्ड लॉजिक मतलब बिल्कुल अलग हो जाता था वो, जैसे बिल्कुल अकेला, क्योंकि वो अपने लॉजिक की वजह से, अपनी बातों की वजह से जितने भी लोग थे वहाँ पे उनसे बिल्कुल अलग रह जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता था। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादीइट्स। और एक न्यूट्रल मैन रह जाता। न्यूट्रल मैन मतलब बिल्कुल बीच में, है ना। गांधीइट्स या खादीइट्स, कुछ उसमें गांधी को मानने वाले लोग थे, गांधी और खादी पहनने वाले जो लोग थे
उनमें वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film. जैसे कि काफ़ी लोग थे जो कि क्लोज थे बॉस के, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसको भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ किया. दो a lot of raw stock and pancake were used on it. बहुत ज़्यादा रॉ स्टॉक एंड पैनकेक यानी मेकअप का जो मटेरियल था बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था. नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, यानी फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई. जो फिल्म किसने प्रोड्यूस की थी? लीगल एडवाइज़र को मौका मिला था. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट. एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को ही क्लोज कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम. यानी कि यह शायद ये पहला एग्जाम्पल था इंस्टेंसेस ह्यूमन हिस्ट्री का जहाँ पे एक वकील को नौकरी खोनी पड़ी हो क्योंकि सारे पोइट्स को घर जाने के लिए बोल दिया. बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, पर उस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, वो सारे के सारे कहाँ चले गए? अपने घर चले गए. तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स. फिर से देखते हैं, ये पोइट्स एंड पैनकेक, ये पोइट्स कहाँ थे? ये स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर थे, है ना. और पैनकेक कहाँ था? एक डिपार्टमेंट और कौन सा था? मेकअप डिपार्टमेंट. एक स्टोरी डिपार्टमेंट, एक मेकअप डिपार्टमेंट. ठीक है, मेकअप डिपार्टमेंट में कौन क्या था? पैनकेक. इसलिए इसका नाम पोइट्स एंड पैनकेक है. जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक SDS योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड क्या नाम है इनका, ये है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय. ये उस समय के लीडर्स थे जिनके बारे में बहुत चर्चा होती थी. इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, एक बहुत एक्सीलेंट मेस थी जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स. क्या मिलती थी? कॉफ़ी मिलती थी. ऑफ ऑल डे, पूरा दिन में कभी भी कॉफ़ी पी सकते थे. एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, रात को भी कॉफ़ी अवेलेबल रहती थी वहाँ पे. उसमें कॉफ़ी की पूरी व्यवस्था थी, कैफ़े था उसके अंदर. देयर वर द डेज, ये वो दोज वर द डेज, ये वो दिन थे व्हेन कांग्रेस वाज रादर सेटिस्फाइंग, व्हेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी. ये वो टाइम था जब कांग्रेस का जो रूल था उसका मतलब था प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनिंग. यानी एक इस समय पे इन्होंने क्या किया है, ये कांग्रेस का रूल उस टाइम पे था और बहुत ज़्यादा प्रोहिबिशन था, मीटिंग ओवर अ कप ऑफ, यानी ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, लोगों के मिलने जुलने पे पाबंदियाँ थी. इसलिए एक चाय के कप के ऊपर ही लोग जो ना इकट्ठे हो जाएं वही सेटिस्फाइंग और एंटरटेनिंग था. बारिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, कुछ ऑफिस बॉयज़ और क्लर्क को, कपल ऑफ क्लर्क्स को छोड़कर एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर. सभी क्या करते थे? खाली वक्त में रहते थे. एवरीबडी रेडिएटेड लेजर मीन्स सबके पास फ्री टाइम था. अ प्री रिक्विजिट ऑफ पोइट्री, प्री रिक्विजिट ऑफ पोइट्री मतलब पोइट्री लिखने से पहले जिसकी ज़रूरत हो, प्री रिक्विजिट मतलब जिसकी पहले से ज़रूरत हो. ठीक है, ये जो लेज़र टाइम था, फ्री होते थे, यानी कुछ ऑफिस बॉयज़ और कपल ऑफ क्लर्क को छोड़ दिया जाए तो हर किसी के पास जो है स्टूडियो में, जेमिनी स्टूडियोज़ में समय होता था, है ना. लेजर टाइम कौन सा होता? खाली वक्त होता था, जो कि ज़रूरी होता है पोइट्री के लिए. कुछ भी कविता कहानी लिखोगे तो उससे पहले आपको फ्री होना पड़ेगा, दिमाग को फ्री करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, ज़्यादातर क्या पहनते थे? खादी पहनते थे. एंड वर्शिप्ड गांधी जी, गांधी जी की वर्शिप करते थे. बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड. लेकिन उनको कोई फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड, ये उनका पॉलिटिकल थाट नहीं था. यानी कि वो कहना चाहता है कि ये लोग भले ही फ्री रहते थे, खादी पहनते थे, गांधी को वर्शिप करते थे, लेकिन इनका कोई भी पॉलिटिकल थॉट नहीं था. पॉलिटिकल थॉट से मतलब क्या है? कोई भी पॉलिटिकल इनकी आइडियोलॉजी नहीं थी. देयर वाज नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. फेंटेस्ट एप्रिसिएशन का मतलब है
कि ये लोग राजनीति को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते थे, फेंटेस्ट थोड़ा सा भी नहीं करते थे, बिकॉज दे डिड नॉट लाइक पॉलिटिक्स, और हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और इसी तरीके से सारे के सारे अवर्स टू होना होता है किसी से परहेज करना, डिसलाइक करना। कम्युनिज्म को भी वो क्या करते थे, कम्युनिज्म से भी वो परहेज करते थे, लाइक नहीं करते थे। उनकी नज़र में कम्युनिस्ट क्या होता था? अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। जेमिनी स्टूडियोज़ के कवि, पोएट्स सब ये मानते थे कि कम्युनिस्ट जो है वो एक गॉडलेस होता है, उसके पास उसका भगवान नहीं होता है, वो भगवान को नहीं मानता है। ही हैड नो फिलहाल और कॉन्जुगल लव, उसके अंदर कोई भी मॉरल वैल्यू, कॉन्जुगल लव या फिलहाल मतलब मॉरल वैल्यू नहीं होती, कोई भी नैतिकता उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है। ही हैड नो कंपंक्शन, उसको कोई भी कंपंक्शन यानी कि पश्चाताप नहीं होता है, वो गलत करता है तो भी वो बुरा नहीं मानता है। अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, यानी एक कम्युनिस्ट ऐसा आदमी होता है जो अपने पेरेंट्स को और भाइयों को, बच्चों को मार के भी नहीं पछताता। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, और वो हमेशा, ही कौन यहाँ पे कम्युनिस्ट, वो हमेशा अनरेस्ट और वायलेंस, हिंसा, और अनरेस्ट का मतलब होता है अव्यवस्था फैलाने में लगा रहता है। अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, यानी जो इनोसेंट होते हैं, बेचारे लोग होते हैं, मासूम लोग होते हैं, और जो अनपढ़ और अज्ञानी लोग होते हैं, उनके अंदर कम्युनिस्ट लोग वायलेंस फैलाते हैं, अनरेस्ट फैलाते हैं। यानी कि उनकी कोई आइडियोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज़ के लोग कम्युनिज्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सच नोशंस which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studios. यानी सच नोशंस मतलब इस तरह की धारणाएं, इस तरह की बातें, कैसी बातें? जैसे कम्युनिस्टों की बातें हैं, ये देखो, ये इस तरह की बातें। कम्युनिस्ट तो गॉडलेस होते हैं, कम्युनिस्ट तो अनरेस्ट फैलाते हैं, कम्युनिस्ट वायलेंस फैलाते हैं, भोले वाले लोगों को भड़काते हैं। इस तरह की जो नोशंस थी ये प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया। प्रिवेल्ड मतलब चारों तरफ फैल जाना, ये साउथ इंडिया में सारी जगह फैली हुई थी। एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय कि जब वो जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे, अशोक मित्र। ठीक है। एंड द खादी क्लैड, ये फैली हुई थी, फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स। और ये फ्लोटेड का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी वहाँ भी फैल गई, वेगली मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज, जानकारी उन लोगों तक भी पहुँची। यानी इस तरह की जो धारणाएं थी, बातें थी, वो खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज तक भी पहुँच गई। खादी क्लैड पोइट्स का मतलब क्या है? खादी पहनने वाले जो पोइट्स थे उन तक ये बातें पहुँच गई। तो उन्होंने भी क्या किया, इसी चीज़ को सोचा, वो भी ऐसा ही मानने लग गए कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो तो गॉडलेस पीपल होते हैं, वो तो जो है ना क्रूअल होते हैं, और वो जो है ना लोगों को भड़काते हैं और हिंसा फैलाते हैं। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून अ फोर्थ कमिंग, और इसका उदाहरण जो है अभी आने वाला था, एक उदाहरण मिलने वाला था उनको।